नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। राहुल गांधी आज एक बार फिर नए सिरे से चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए। उम्मीद जताई जा रही थी कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ अपने तथाकथित आरोपों से भरे हाइड्रोजन बम को फोड़ेंगे, जिससे सियासी भूचाल आ जाएगा। लेकिन राहुल गांधी डिलीट बम लेकर आ गए और चुनाव आयोग पर जोरदार अंदाज में हमला बोला। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा और साथ ही कर्नाटक और महाराष्ट्र की एक विधानसभा सीट के कुछ वोटर्स का नाम ऑनलाइन डिलीट करने के आरोप भी लगाए। जाहिर है चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के आरोप का जवाब देने में देर नहीं की और साफ कर दिया कि वोटर लिस्ट से किसी का भी नाम ऑनलाइन हटाया ही नहीं जा सकता। इसके लिए बाकायदा फॉर्म 7 भरा जाता है और बीएलओ का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही उस वोटर का नाम हटाया जाता है। इसके साथ ही प्रभावित वोटर को भी सुनवाई का मौका मिलता है। यह तो हुई आरोप की बात और चुनाव आयोग के जवाब की बात। लेकिन सवाल तो यह है कि राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को उस चुनाव का भी जिम्मेदार बता दिया जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में थे ही नहीं। बहरहाल राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ पाए, फुलझड़ी जलाकर चले गए। तो आज इन्हीं तमाम आरोप पर और बयान पर सवाल उठाए गए, उन पर हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये रुकेगा नहीं। राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट। राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान है। राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया, तो हम नहीं समझते हैं कि जनता फिर जवाब देगी। नॉन सीरियस और कंफ्यूज लीडर राहुल गांधी। हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब में ब्लैक एंड व्हाइट है। राहुल गांधी फिर से एटम बॉम्ब नहीं, हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं, सेल्फ डेटोनेशन बॉम्ब लेकर खड़े। ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा करें। तो राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम था या डिलीट बम था, आइए चर्चा शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन दे दूं, आज पैनलिस्ट कौन कौन है हमारे साथ। गणमान्य मेहमान के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ आज रहेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ होंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। दीपक झा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुप्रिया रहेंगी हमारे साथ, जेडीयू की प्रवक्ता। इसके अलावा डॉक्टर पवन राव अंबेडकर एमआईएम से हमारे साथ प्रवक्ता रहेंगे और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा रहेंगे। सबसे पहले मैं दीपक झा साहब का रुख कर लेता हूं। दीपक झा, सवाल यह है कि हाइड्रोजन बम बताया गया था, लेकिन अब बीजेपी चुनाव आयोग के जवाब के बाद इसे डिलीट बम बता रही है। कर्नाटक के कुछ वोटर्स को लेकर आए राहुल गांधी, जिनके वोट डिलीट हुए हैं। प्रक्रिया है, उसकी फॉर्म 7 भरा जाता है, बीएलओ की संतुति होती है, उसके बाद नाम डिलीट होते हैं। सवाल यह है कि अब इस आधार पर बीजेपी कह रही कि हाइड्रोजन बम नहीं था, यह डिलीट बम था राहुल गांधी का, फुलझड़ी जला के चले गए वो। देखिए, बीजेपी की जो बेचैनी है, बीजेपी की जो परेशानी है, वो आप भी समझ पा रहे होंगे और हम भी समझ पा रहे हैं, देशवासी भी समझ पा रहे हैं। अनुराग जी, बात है कि राहुल गांधी जी ने सिर्फ कहा कि वोट चोरों को बचा रहा है चुनाव आयोग। अब ये वोट चोर कौन है, ये वोट चोर कहां से आते हैं? और अनुराग जी, एक बात के लिए तो आप भी मेरे से सहमत होंगे ना, बात 7,000 की नहीं है, बात 6,000 की नहीं है, बात 5,000 की नंबर्स की नहीं है। अगर एक भी व्यक्ति का वोट काटा जाता है गलत तरीके से, अवैधानिक तरीके से, तो एक गुनाह है कि नहीं, आप बता दीजिए आज। ठीक है, गुनाह एक भी व्यक्ति अगर ऐसा होता है तो ये गुनाह है, अजीम है। भारत का नागरिक है दीपक, अगर ऐसा होता है तो ये गुनाह नहीं, गुनाह है अजीम है जी। बिल्कुल, चलिए, कम से कम आपने बात तो मानी कि ये गुनाह नहीं, गुनाह अजीम है।
तो जी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब बात आती है कि राहुल गांधी जी ने जो आज कहा, भाजपा को क्या लगता है, भाजपा है कौन? चुनाव आयोग की प्रवक्ता बन चुकी है या चुनाव आयोग भाजपा को बचाना चाहते हैं? दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी हमारे लिए कोई व्यक्ति बात नहीं है कि हम ज्ञानेश कुमार जी से सवाल करें। हम चुनाव आयोग के कमिश्नर से बात करना चाहते हैं, हम चुनाव आयोग के मुखिया से सवाल जवाब करते हैं, हम भारत सरकार के उस संस्था से सवाल करते हैं जिस संस्था के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं उनकी ईमानदारी पे, क्योंकि लोकतंत्र का वो भी एक स्तंभ है। और राहुल गांधी जी, हम और आप सब इस देश के नागरिक हैं, और एक नागरिक होने के नाते हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि देश की हर संस्था, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे संस्थाएं हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई कोर्ट हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो ईमानदारी की पारदर्शिता उन पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अनुराग जी आप बताइए। अगर आप चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो बेचैन क्यों है? आगे कार्रवाई करे अगर हम गलत हैं, और नहीं तो हमारे सवालों पे सवाल ना करे, हमारे सवालों का जवाब का पुलिंदा लेके उनको आना चाहिए। और तो यहां तक अब आपने भी देखा था, अशोक लवासा पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, उनके साथ एसवाई कुरैशी पूर्व चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके का लहजा एक ब्यूरोक्रेट्स बोलता है वो लहजा गलत है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग क्या है? भारत के प्रति जिम्मेदारी बनती है उनकी कि नहीं बनती है? राहुल गांधी जी को एक एज ए पर्सन आप मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी इस देश के चुनी हुई संसद के सदस्य हैं, और संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर मोदी जी को 35 और 38% वोट मिला हुआ है तो हमारी भी पार्टी को 40%। अच्छा दीपक जी, मुझे हंसी आ गई जब आप कहते हैं चुनी हुई संसद। 40% देश सुनिए दीपक, आपका एक बयान कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया। अब आपने अभी कहा कि राहुल गांधी चुनी हुई संसद के जो है वो माननीय सदस्य हैं, और फिर आप कहते हैं कि जो संसद है ये वोट चोरी करके बनाई गई है, क्योंकि ये सरकार वोट चोरी करके बनाई गई है। बहरहाल चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। के शर्मा से मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। के शर्मा जी, अपने हाइड्रोजन बम में अब आपने सवाल कर लिया। अच्छा अनुराग भाई 10 सेकेंड बोलिए बोलिए। देखिए, जब ये कहते हैं ना कि संसद ने वोट चोरी किया है, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, संसद ने वोट चोरी किया है, यही तो आरोप है, यही तो मुद्दा है कि भाई अगर हमारे वोट चोरी करके हम ही चुने गए हैं, मान लीजिए अच्छा दीपक झा, अगर दीपक झा को आपने गलत तरीके से जिता दिया है तो दीपक झा का चुनाव रद्द होना चाहिए। मैं तो कहता हूं, आए नरेंद्र मोदी जी कहें कि हम देश की एकता, अखंडता और ईमानदारी के लिए सबका पद त्याग कर सकते हैं, क्या भाजपा ऐसा करेगी? ठीक है, हम तो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, लेकिन आरोप लगा रहे हैं जो जिसपे संवैधानिक। ठीक है दीपक झा, मैं लौटता हूं। के शर्मा जी, गोदाबाई का जिक्र किया गया, उनका वीडियो भी दिखाया गया। 63 इयर्स की हैं, 63 साल की गोदाबाई ने कहा मेरा बिना कंसर्न के वोट जो है वो डिलीट कर दिया गया। आरोप यही नहीं रुका, आरोप आगे बढ़ा और कहा गया कि गोदाबाई का फेक आईडी बना करके उस लॉगिन से 12 लोगों के वोट डिलीट किए गए, जिसका प्रूफ राहुल गांधी ने देने का दावा किया है। देखिए, जो भी अनुराग जी इसके टेक्निकलिटी है और जो चुनाव आयोग पर इनका आरोप लगाने की कोशिश है, उसका उत्तर तो चुनाव आयोग देगा। लेकिन इस तरह के झूठे प्रपंच के द्वारा जिस ढंग से राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही, यही तो इस देश का दुर्भाग्य हो गया है कि इस देश का नेता प्रतिपक्ष जिसकी विश्वसनीयता जीरो ही नहीं हो रही है, बल्कि वो व्यक्ति संदिग्ध होता जा रहा है। आज जनमानस के बीच में राहुल गांधी संदिग्ध हो चुके हैं। उनकी पूरी अपने पिछले कई वर्षों की यदि घटनाक्रम को निकालें तो जनता को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति इतना रहस्यमयी कैसे बनते जा रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। वो व्यक्ति देश का प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। मैं इसके 10 उदाहरण दे सकता हूं आपको, लेकिन आज विषय जिस पर है मैं उस पर बात करूं। जी, अभी कहा, मैं आज के ही परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, जितने भी उदाहरण उन्होंने दिए, सब तथ्यों को आपके ही मीडिया के ही 2 मित्रों ने, तमाम चैनलों ने अभी ही सारे तथ्य निकाल के रख दिए और बता दिया कि उसमें झूठ है, इसलिए राहुल गांधी को फिर से एक बार ये ट्वीट करनी पड़ गई है, जिसमें वो कह रहे हैं नहीं वो वोट जो है हटाए नहीं गए थे। और प्रेस में क्या बोला है? प्रेस में जो शब्द उपयोग कर रहे हैं
और जो अभी आने के बाद ट्वीट कर रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि यदि 6000 वोट हटा दिए गए होते तो हमारा कैंडिडेट हार जाता। और वहां पर ये कह रहे थे कि हटा दिए गए। जब प्रश्न आया कि हटा दिए गए तो जीता तो आप ही का आदमी, तो अपनी वापसी कर लिए। तो ये ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट से घोषित झूठ बोलने वाला, कई बार फटकार खा चुका हो, कई मामलों में फटकार खा चुका हो, उस व्यक्ति की विश्वसनीयता देश में क्या बची है अनुराग जी? और वो व्यक्ति जो है आज अपनी प्रेस में एक बड़ी बात कहता है, आप लोगों ने भी चलाया है। वो कहता है, और देखिए देश का नेता प्रतिपक्ष है और उसकी वर्डिंग है कि लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति की मानसिकता क्या है। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप 150 साल पुरानी पार्टी के नेता हैं, 150 से उसमें, और आप कहते हैं कि लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं। आप किसके प्रति जो है संवेदनशील हैं, किसके प्रति आप ले लीजिएगा। अब मैं 2-3 बात और कहता हूं। देखिए कितना बड़ा झूठ है। 2023 में ये एफआईआर किसने कराई? ये एफआईआर भाजपा की सरकार की कराई। स्वयं चुनाव आयोग ने कहा कि हमने एफआईआर वहां पर की है, हमने जांच चालू कराई है इसकी। लेकिन किस तरह से आप 2023 की बात को आज आप एक सनसनीखेज बनाना चाह रहे हैं। ठीक एक तुलनात्मक विषय और है, उसी चुनाव में एक गड़बड़ी हुई और उस गड़बड़ी पर हम जो है समय सीमा के अंदर गए चुनाव आयोग के पास, फिर हम न्यायालय में गए। ठीक है। और अभी एक दिन पहले उसका फैसला आ रहा है जो हमारे पक्ष में आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको किसी तरह का ना चुनाव आयोग का कोई कानून मानना है, आपको ना देश का कोई कानून मानना है, ना आप इनके ये स्वयं भी नहीं मानते। इसके कई उदाहरण है, मैं अभी चर्चा होगी तो मैं बोलूंगा। ठीक है। इनको आज भी जो है ये लगता है कि हम एक ऐसे तानाशाह हैं, ऐसा हम परिवार के शहजादे हैं कि ये देश हमारा जागीर है, मैं कुछ भी करूं मेरे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। ठीक है। इस गलत फहमी में मत पलिए, ये इटली नहीं है। ये जो आप एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जो एटम बम और हाइड्रोजन बम, एक मिनट भैया, जो एटम बम और हाइड्रोजन बम में बोल रहे हैं, जो छुरछुरी भी साबित नहीं हो रही है, लेकिन एक चिंगारी राहुल गांधी आपकी मायावी जो भ्रमजाल है ना, ये मायावी दुनिया में जो आप जी रहे हैं उसको जला के राख कर। ठीक है। ठीक। इसलिए इस तरह के आप जो है गतिविधियों में, संदिग्ध गतिविधियों में मत आइए, ये मेरा आपको सुझाव होगा। ठीक है। दीपक झा, छोटा सा काम। अनुराग भाई, ये वो बम है जो फूटेगा तो भाजपा रूपी दानव इस देश से साफ हो जाएगी। ये बम उनके लिए फोड़ा जा रहा है जो इस देश में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो इस देश में बेईमानी कर रही हैं, और इससे सिर्फ वही उन्हीं की बर्बादी होगी। इन्होंने कहा कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है। मैं इनकी पार्टी भी नहीं जाना चाहता, इनकी पार्टी कितनी पुरानी। इनकी पार्टी तो 40 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन 75 साल का एक लड़का इनका प्रधानमंत्री बन चुका होता है, और उससे पहले 75 साल के लोगों को कहते हैं मार्गदर्शक मंडल में चले जाओ। मैं इन सब बातों पर नहीं जाना चाहता। विषय पर डिबेट कर रहे हैं। और भाजपा का इतिहास, और नहीं बीच में मत बोलिए, मैं आपको नहीं बोला। आपने राहुल गांधी के बारे में क्या नाम सुना बोला, मैंने आपको नहीं बोला। तो आप कृपया करके सुनिए। हम जब मांगते हैं चुनाव आयोग से कि जब एक ही आईपी एड्रेस से हजारों फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म 7, तो वो बताइए क्या लोग लाइन लगा के आए थे? मॉर्निंग में आए थे, दोपहर में आए थे, रात में आए थे, कब आए थे? उस आईपी एड्रेस का पता तो बताइए, वो आईपी एड्रेस तो दे दीजिए। अब चुनाव आयोग कहता है कि ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं हो सकता। एक कैसा दोहरा चरित्र है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किए जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म, अरे कैप्चा डालना पड़ता है उसमें दीपक झा, उसमें कैप्चा डालना पड़ता है, बाकायदा नंबर आता है, रेफरेंस नंबर उस मोबाइल पर आता है। जिस वोटर का वोट डिलीट हो रहा होता है, रेफरेंस के तौर पर आप उस नंबर को रख सकते हैं, जिससे आप उसका ब्यौरा लेते रहें कि आपकी जो एप्लीकेशन है डिलीट की वो पूरी हुई या नहीं हुई। तो ये प्रक्रिया है पूरी। अनुराग जी, मुझे कुछ कहना पड़ेगा। अनुराग जी,
ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दिया। शायद ये भाजपा प्रवक्ताओं को नहीं पता था, इनके काम आ जाएगी, तो आपने थोड़ा सा भाजपा को मदद कर दिया। हम तो आपके सवाल का स्वागत करते हैं। ऐसे ही सवाल और जवाब होने चाहिए इस देश में और इस देश के नेताओं से। और चुनाव आयोग किसको बचा रहा है? अगर चुनाव आयोग दे कि क्या कैच पाया, क्या नहीं आया, कितने लोगों का फॉर्म भरा गया, यही तो हम मांग रहे हैं, यही तो चाह रहे हैं जो आपने बताया। आखिर देने में तकलीफ क्या है इनको? ठीक है, ये बताने में तकलीफ क्या है? एक छोटा सा बात, अब एक दूसरे से सवाल मत करते रहिए, बाकी गणमान्य मेहमानों की बारी भी आने दीजिए। के शर्मा छोटा सा काउंटर, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं बताता हूं सर, बहुत दुर्भाग्य है कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता देश के माननीय प्रधानमंत्री और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को जिस शब्दों के साथ में उन्होंने प्रयोग करते हुए कहा, मैंने तो तथ्यों के साथ बताया है कि राहुल गांधी, भैया बीच में मत, बीच में नहीं 75 साल का युवा नेता देश नहीं, हम लोग जो ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी आपके एक निवेदन पर के जी चुप हो गए थे। आपके एक निवेदन पर के शर्मा चुप हो गए, 4 बार नाम बदलने पड़ गए हैं। शांत रहे, अपनी बारी पर बोलिए। के जी बोलिए। देखिए, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और जिस शब्द को मैंने जो राहुल जी के लिए बोला है, तथ्यों के साथ बोला है, सुप्रीम कोर्ट के बकायदा इसके वर्डिक्ट है, मैंने उसके आधार पर उनको बोला है। आज ये कह रहे हैं जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी को 75 साल का लड़का है, 75 साल का लड़का है, तो ये इनके कांग्रेसियों के स्तर को दिखाता है, क्योंकि राहुल गांधी भी इसी तरह तू तड़ाक और बदतमीजी की भाषा बोलने के लिए जाने जा रहे हैं। ये उनकी बिहार के अंदर के आप शैली समझ सकते हैं। तो मैं केवल इतना कहूंगा कि आप कम से कम तमीज सीखिए, संस्कार सीखिए। कांग्रेस राहुल गांधी के संस्कार पे मत पलिए और कांग्रेस को इतना नीचा मत गिरा दीजिए, इसने निचले स्तर पर मत ले जाइए अपने व्यवहारों और संस्कारों से और कम से कम वाणियों से। और मैं तो तथ्यों के साथ बोल रहा हूं। कर यहाँ पे चैनल पे बैठ गए अनुराग जी, आज तो अब आप भी मानी जाएंगे। देखिए, डिबेट आप दोनों लोगों के बीच 1 to 1 नहीं है, बाकी गणमान्य मेहमान भी मेरे साथ हैं। दीपक, मैं आपके पास लौटता हूं, बहुत समय है और बहुत बार मौका मिलेगा आपके पास आने का। घनश्याम तिवारी जी, सवाल यह है कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग खारिज कर देता है। चुनाव आयोग कहता है कि अगर आपको इतनी ही गंभीरता के साथ आरोप लगाने हैं तो क्यों नहीं आप एफिडेविट दे देते। लेकिन राहुल गांधी हलफनामा देने को तैयार नहीं है। हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं, एटम बम फोड़ रहे हैं, लेकिन हलफनामा देने को तैयार नहीं है। नमस्कार अनुराग, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को जी। 3 बातें हैं। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष के नेता संदिग्ध हैं। संदिग्ध कौन होता है? इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आखिरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जनवरी 2014 में। उसके बाद देश के जो भी प्रधानमंत्री बने उनके पास हिम्मत नहीं हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, उसे संदिग्ध कहा जाता है। अब हलफनामे पे आते हैं। 13 अगस्त 2000 मोदी योगी, आप अच्छा वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से आते हैं। योगी नहीं, 13 अगस्त 2015 भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट bjp.org से कोट कर रहा हूं। अनुराग ठाकुर जिन महाशय ने, अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन महाशय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो महाशय ने कहा कि वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर और कन्नौज के चुनाव संदिग्ध हैं। क्या उन महाशय ने एफिडेविट दिया? क्या चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा? क्योंकि सवाल यह है कि जो चुनाव आयोग है, जिसके ऊपर चोरी का आरोप अब लग रहा है, बाय द वे चुनाव आयोग ऐसा नहीं है कि वो परमवीर चक्र वाली कैटेगरी में खड़ा है, वो खुद अदालत में खड़ा है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं पढ़ के सुनाता हूं प्रेस के माध्यम से। इफ इलीगैलिटी फाउंड द एंटायर एक्सरसाइज विल बी स्टक डाउन SC टू बिहार SIR। किसके खिलाफ SC बोल रहा है? चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहा है। क्या कह रहा है? अगर आपके काम में इलीगैलिटी पाई गई तो पूरा SIR स्टक कर दिया जाएगा। तो जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सामने कटघरे में खड़ा है, जिसको सारी भारतीय जनता पार्टी बचा रही है, जिसके पूर्व चुनाव आयुक्त कह चुके हैं कि यह शर्मनाक है चुनाव आयोग जिस स्थान पर है, जिसके सामने अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जब चुनाव आयुक्त ने झूठ बोला कि पार्टीज एफिडेविट नहीं देती, तो उन्होंने कहा कि हमने 2022 में 18,000 एफिडेविट दिए और चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। सर से पांव तक झूठ में डूबी हुई एक पार्टी, वो सर से पांव तक आज झूठ के आडंबर में खड़े चुनाव आयोग को बचा रही है, जिसके ऊपर चोरी का आरोप लग रहा है। तो सवाल यह कि जिस पे चोरी का आरोप लगा उसे चुना किसने? देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने। देश के चीफ जस्टिस को हटा करके चुना।
तो ये गिरोह है। ये गिरोह किसके साथ चोरी करने की कोशिश कर रहा है? ये देश के अमीरों से कुछ नहीं चुरा रहा है, उनकी तो जेब भर रहा है। अपने मित्र को दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनाने की कोशिश में प्रधानमंत्री 11 साल से अपनी गरीबी की मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये देश के गरीब से उसका वोट चुराना चाहता है, ये देश के पिछड़े से उसका वोट चुराना चाहता है, दलितों से चुराना चाहता है। और सर, जब जवाब पूछा जाता है तो गोल मटोल। आज अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, विपक्ष की राजनीति चाहता है पर ही रुकी हुई है। देखिए ये चुनाव आयोग ये चाहता है, वोट चोरी करना चाहता है, वोट चोरी करवा, सिर्फ आरोप पर रुकी हुई है। जो आरोप आप लगा रहे हैं उसे चुनाव आयोग खारिज कर रहा है और चुनाव आयोग तथ्यों के साथ खारिज कर रहा है। उसका क्या कीजिए? कौन से तथ्य? देवेंद्र फडणवीस 5 बार नागपुर से विधायक रहे हैं, आज तक उन 29,000 वोटों के बारे में बता नहीं पाए जिसके बारे में न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा। कौन से तथ्य जो ज्ञानेश कुमार ने दिए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उनके तथ्य ये थे कि अगर हम वीडियो फुटेज रिलीज कर देंगे तो देश के बहन बेटियों का अपमान होगा। ये कौन से तथ्य हैं? देखिए, जब आप चोरी करते हैं तो आपके जो तर्क होते हैं इसी तरीके के होते हैं। तो ये कुतर्क के साथ देश का चुनाव आयोग, 100 करोड़ लोग हैं इस देश में वोटर्स, कुतर्क के साथ आप 100 करोड़ लोगों के साथ चोरी नहीं कर सकते। ये वक्त बताएगा। आज भी अगर हिम्मत होती चुनाव आयुक्त में तो तर्क के साथ, तथ्य के साथ सामने आते। ये जो तथ्य हैं, चाहे वो 1 लाख वोटर्स के तथ्य हों या आज के तथ्य हैं, ये सबके सामने है। चुनौती देता हूं कि अगर शर्म बची है तो या तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें क्योंकि चुनाव आयुक्त को उन्होंने चुना है, या फिर चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। के शर्मा जी, आपका एक संक्षिप्त सा जवाब, फिर मैं संगीत रागी जी का रुख करता हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि जब आपके पास तर्क नहीं होते तो आप कुतर्क करते हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री जी पर प्रश्न उठाए। जितने विजुअल और जितनी जनता के सामने प्रधानमंत्री जी हैं उतना इस देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। जितना जनसंपर्क, जितना संवाद, जितना सामने जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन क्या है, कुतर्क कर रहा है, गढ़ना है। अभी इन्होंने कहा कि SIR पर जो है चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, वो तो पहले ही पूछा था, आपसे भी कहा था कि यदि SIR पे आप कुछ भी गलती लेकर आ जाए तो मैं खत्म कर दूंगा सब SIR को। उससे तो पूछा था कि 15 लोग ले आइए। मैं गलत हूँ अनुराग जी तो बताइए कि 15 ऐसे लोग ला के खड़े कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, हम अब तुरंत SIR को समाप्त कर देंगे। क्यों नहीं ढूंढ के ले आ पाए? और तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि जनाब, आप लोगों ने कई बार धमकियां दी हैं, तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं और कई लोग। आप कहते हैं हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है, जो भी 3 महीने 4 महीने पर आप इसी चुनाव आयोग के नीचे चुनाव लड़ेंगे ना, कि इटली से लेके आएंगे चुनाव आयोग? तो कीजिए बहिष्कार, कीजिए बहिष्कार यदि इतना गलत है तो। क्योंकि केवल मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए चुनाव आयोग के ऊपर गाली गलौज करना है, बेशर्म कहना है, चुनाव आयोग को देशद्रोही कहना है, ये सारी भाषा का उपयोग करके इस देश के अंदर अराजकता पैदा करना, ये आज विपक्ष की एक शगल बन चुकी है। और इसीलिए ये एक बात कहता हूं, इसीलिए इनके नेता भी ये बयान दे चुके हैं कि इस देश की हालत हम बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका बना देंगे इसको। ठीक है, ठीक है। ये बयान लेकिन मैं एक बात कह के समाप्त करता हूं, कान खोल के सुन लो कांग्रेसियों और विपक्षियों, ये 140 करोड़ भारतीयों का देश है। कल्पना भी मत करना इस देश के अंदर इस भाषा कि यहां पर अराजकता लाके और आगजनी कर लोगे और बच जाओगे। मैं आज कहता हूं, इटली में भी शरण नहीं पाओगे, इटली में भी नहीं पाओगे। ठीक है, ठीक है। के शर्मा जी, मैं लौटता हूं। घनश्याम तिवारी जी, के शर्मा कह रहे हैं, और ये बात के शर्मा नहीं कह रहे, तेजस्वी यादव इससे पहले कह चुके हैं कि अगर हमें माकूल जवाब नहीं मिला चुनाव आयोग से तो हम चुनाव बहिष्कार पर भी विचार कर सकते हैं। जनभावनाओं का ख्याल रखते हुए, जनभावनाएं अगर हमारे साथ होंगी तो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। अब के शर्मा कह रहे हैं कि आपको चुनाव इसी चुनाव आयोग के अंतर्गत लड़ना है, तो जब यह साबित हो चुका है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है, चुनाव आयोग डिलीट करवा रहा है आपके वोट, तो फिर बहिष्कार क्यों नहीं कर देते? 2 बातें हैं। एक तो ये बार बार इटली कह रहे हैं। जो पार्टी मौसम के हिसाब से कभी डोनाल्ड ट्रंप का झंडा उठा लेती है, कभी शी जिनपिंग का झंडा उठा लेती है और दूसरों को कहती है इटली से पार्टी झंडा नहीं उठाती सर, इस देश की सरकार है और सरकार किसी पार्टी की नहीं होती। घनश्याम तिवारी, मौसम के अनुसार सरकार के तौर पर हर देश से रणनीतिक संबंध बना के रखने होते हैं, तो आप भी जानते हैं सर। नहीं, मैं बता रहा हूं, मौसम के अनुसार कभी शी जिनपिंग का झंडा लेके चलते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप का झंडा लेके चलते हैं। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता चाइना गए हैं, उतना तमाम पार्टी को जोड़ लीजिए उतने लोग नहीं गए होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो
आपके नेताजी भी गए थे ना झंडा लेकर, हर देश में गए थे। पिछले 10 सालों में फिर $100 बिलियन का व्यापार चीन को देने वाली पार्टी पिछले 10 सालों में जितनी बार चीन गई है या आरएसएस के लोग गए हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपका कोई भी दर्शक जाकर उनकी भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पे चेक कर सकता है। बट मुद्दे पे आते हैं, कुछ भी है ये कहना कि चुनाव का बहिष्कार कर दो। एक ऐसी पार्टी जो अनिल मसीह ने जब चुनाव चोरी किया था तो इस पार्टी के पता नहीं अभी वो अध्यक्ष बचे हैं कि नहीं बचे हैं, जेपी नड्डा जी झंडा लेके खड़े हो गए थे। देखो कितना बड़ा लोकतंत्र का मिसाल है। जो पार्टी शीर्ष स्तर पर, चाहे वो अनिल मसीह के माध्यम से हो या फिर जिस तरीके से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे जुटाए, उसमें भी चुनाव आयोग जनता के साथ नहीं खड़ा था, इन्हीं लोगों के साथ खड़ा था। जिस पार्टी ने पिछले 10 सालों में 13,000 करोड़ का चंदा जमा किया हो, वो बाकी लोगों को कह रहा है कि आप चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए। जिस दिन इस देश की बहिष्कार की आवाज तो विपक्ष की तरफ से आई थी सर। विपक्ष की आवाज सबसे पहले तेजस्वी यादव ने बात कही थी कि हम चुनाव बहिष्कार भी कर सकते हैं। जिस दिन इस देश के विपक्षी दल चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ये देश इनके धर्मगुरु या इनके विश्वगुरु चाइना और डोनाल्ड ट्रंप की तरह एनआरकी की तरफ दिखाई देगा। इस देश के विपक्षी दल अगर चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो जनता बहिष्कार करेगी। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। सवाल यह है कि चुनाव का बहिष्कार भी नहीं करेंगे और चुनाव आयोग पर विश्वास भी नहीं जताएंगे, चुनाव आयोग पर आरोप भी लगाएंगे। ये दोनों काम एक साथ। एक छोटा सा प्रश्न सर, एक छोटा सा अगर दो चोर मिल जाए और उसके बाद लोगों को बोले सुरक्षा का बहिष्कार कर दीजिए तो उनकी बात मानी नहीं जाएगी ना। ठीक है, एक छोटी सी बात कह रहा हूं। के शर्मा जी बहुत छोटा, 10 सेकंड। बहुत छोटा। मैं केवल इनसे कहना, यहाँ 3 विपक्ष के लोग, यानी 2 विपक्ष के लोग बैठे, मैं इनसे एक निवेदन करता हूँ और अनुराग जी आपसे भी करता हूँ। आपके बिहार में पूरे जगह जगह आपके रिपोर्टर हैं। जब से एसआईआर की प्रक्रिया चालू हुई है, क्या जनता के अंदर से कोई स्वस्फूर्त एक भी प्रदर्शन, एक भी आंदोलन, एक भी किसी तरह का जो है वहां पर मैं बिहार चुनाव से जुड़ी हर डिबेट में सवाल उठाता हूं के शर्मा की जन आंदोलन चुनाव आयोग के कोई आंदोलन कहां है जन और कहां है आंदोलन, ये मैं भी देखना चाहता हूं। मैं अनुप्रिया आपके पास भी आता हूं, लेकिन संगीत रागी चरित्र के विपक्षी इन लोग ये केवल अराजकता पैदा करना चाहते हैं। चुनाव हारना इनका ये अब जो लोग अब तक चुप हैं उनका भी सम्मान कीजिए। सभी गणमान्य मेहमानों से मेरा निवेदन है। संगीत रागी। अनुराग, राहुल गांधी चुनाव के प्रवक्ता कह रहे हैं, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। यदि ये बात मान लिया जाए, यदि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की यदि बात मान लेते हैं कि भाई चुनाव आयोग तो कोर्ट के कटघरे में खड़ा है, तो राहुल गांधी का तो पूरा परिवार ही कोर्ट के कटघरे में खड़ा है, और वो भी क्रिमिनल केस में। भाई भ्रष्टाचार के केस में पूरा परिवार कोर्ट में खड़ा है। और यदि कांग्रेस का इकोसिस्टम काम नहीं कर रहा होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। एक आम आदमी वैसी गलती किया होता तो पता नहीं वो आज के दिन में तिहाड़ में होता। लेकिन कांग्रेस का इकोसिस्टम है, वो काम कर रहा है। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया का पालन किया, ये उसका अधिकार बनता है। मैं तो यहां तक मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार कार्ड को करवा करके, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गलती किया है। क्या इस देश को सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं है कि कितने भ्रष्टाचार हैं आधार कार्ड बनवाने में? क्या ये मालूम नहीं है देश की सुप्रीम कोर्ट को कि मालदा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हजारों की तादाद में फेक वोट ओवर द ईयर्स बनते रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने टीवी राजेश्वर रिपोर्ट पढ़ी नहीं है कि बंगाल में किस प्रकार से घुटपैठ करके पूरी डेमोग्राफी बदल दी है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही आईएमडीटी एक्ट को नहीं के जजमेंट को नहीं पढ़ा है, जिसमें उसने कहा था कि पूरे आसाम की और बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है, जिसमें यह कहा गया है कि एक्सेप्ट फॉर द लोअर ब्रह्मपुत्र वैली एंटायर आसाम लुक्स लाइक बांग्लादेश? और क्या ये सारे गिरोहबंदी कांग्रेस पार्टी, वामपंथियों और इस्लामिस्टों ने इस देश में नहीं किया है?
क्या इस देश को यह पता नहीं है कि इस देश की मुसलमानों से के घुसपैठियों के द्वारा इस देश की पूरी डेमोग्राफी को बदलने के लिए और गजवाए हिंद की एक सुनियोजित अभियान चलाया गया है? रागी जी, क्या ये देश इस देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है कि ये पूरे डेमोग्राफी चेंज कर रहे? नहीं, मैं तो सवाल नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट यदि ये कहती है, ये जानते हुए भी कि लाखों लाख ऐसे घुसपैठिए इस देश में हैं, देश की संसद में गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त ने कहा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। जायसवाल जी जो कानपुर से गृह मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के जमाने में, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। हितेश्वर साइकिया तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य भी मानते थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। इन सारे नामों को मैं यदि गिना रहा हूं तो यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1971 के बाद से जितने 31 दिसंबर के बाद से जितने घुसपैठी हैं, उनको कांग्रेस ने वोट बैंक के तहत अपने देश में बसाया और गिरोह के रूप में वो इस देश में आकर के मुस्लिम पॉकेट्स खड़े कर लिए हैं। वो देश के लिए भी खतरा है। एक उदाहरण देता हूं, बिल क्लिंटन के जमाने में वोट डिलीट किए जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के हैं जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने डेमोग्राफी बदली है। 10 सेकंड में, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड में खत्म करूंगा अपनी बात। 10 सेकंड में खत्म करूंगा अपनी बात। टर्की के एक मेड को इलीगल तरीके से रख दिया गया था, उसे भारत में राजदूत बनाने की कोशिश की गई थी, वहां की सीनेट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। हाय रे इस देश में कि कांग्रेस पार्टी और ये जितने गिरोही हैं, मैं बार बार कहता हूं, ये जितने परिवारवादी पार्टियां हैं, इनका यदि राजनीतिक भविष्य यदि गर्त में चला जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस देश की राजनीति के लिए और लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत होगा, क्योंकि ये मान करके चलते हैं कि इनके बाप का बेटा, इनके चूंकि पिता प्रधानमंत्री थे तो वो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, इनके पिता मुख्यमंत्री थे तो वो भी मुख्यमंत्री हैं, इनके बाप यदि सांसद हैं तो ये भी सांसद बनेंगे, और सामान्य वोटर का बेटा जो है वो सामान्य वोटर की तरह इस लोकतंत्र में जीवित रहेगा। इसलिए दीमक की तरह ये सारे परिवारवादी पार्टियां, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू प्रसाद का वंश हो, चाहे कोई और भी है, ये सारे इस देश के लोकतंत्र के नाम पर दीमक की तरह चाट रहे हैं। यदि इनका सर्वनाश होता है तो ये देश के लिए राजनीतिक सर्वनाश, तो ये देश के लिए शुभ संकेत होगा। तो यह मतलब आप वोट डिलीट को या वोट चोरी को क्या जायज ठहरा रहे हैं क्या, ये कहकर? ये वोट चोरी नहीं है। ये मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी एक जॉर्ज सोरेस के एजेंडे के तहत इस देश में एक अराजकता पैदा करना चाहते हैं। वो बार बार क्यों विदेश जाकर के कहते हैं कि आप आकर के भारत की राजनीति और लोकतंत्र में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? संगीत रागी समय रहा तो लौटूंगा। डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर, राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो पाकिस्तानी एजेंडों के साथ क्यों मिलते हैं? डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर का आरोप करता हूं, फिर अनुप्रिया के पास आता हूं। ठीक है, डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर, ये जो संगीत रागी आरोप लगा रहे हैं, ये जो संगीत रागी आरोप लगा रहे हैं, ये तथ्य भी प्रस्तुत कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि तथ्यों के साथ आरोप लगा रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को गिरोह बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान साहब जी। अब संगीत रागी साहब का अपना एक वक्तव्य है, लेकिन कुछ बातें उनकी लगता है कि हाँ तथ्यात्मक हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में 1952 से जब से सरकार बनना शुरू हुआ, जनरल चुनाव हुए, आम चुनाव शुरू हुए, इस देश में जब जब मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकारें आई हैं, तब तब इस देश में जो संवैधानिक संस्थाएं रही हैं वो उनकी कठपुतलियां बनकर के रही हैं। राहुल गांधी साहब के 3 स्टेटमेंट जो है ना, बड़े हास्यास्पद से मुझे लगते हैं, बड़े हास्यास्पद। वो कहते हैं डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है पिछले 10-15 साल से। तो जब डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई थी तो आप कहां पर थे? इस बात को भी तो बताना चाहिए ना। अब ये वोट चोरी का जो नाम लेकर के इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं ना, पहले तो ये बताना चाहिए कि पहले इन्होंने ईवीएम को लेकर के इस देश की जनता को गुमराह किया, वो सच्चा है, या आज जब वोट चोरी के नाम को लेकर के इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं वो सच्चा है? मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं। इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिस तरह से इस देश की संवैधानिक संस्थाएं सत्ता के साथ नतमस्तक हो जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं।
राहुल गांधी साहब भूल जाते हैं कि इस देश में 1990 से पहले इलेक्शन कमीशन को क्या कहा जाता था? धृतराष्ट्र कहा जाता था। इलेक्शन कमीशन को कहा जाता था टूथलेस टाइगर है ये। इस बात को भूल जाएंगे क्या? जब 1990 से पहले जिस तरह से इस देश में लूटमारी होती थी वोटों की चोरी किस तरह से होती थी कि एक गांव में एक आदमी बैठ जाता था और इलेक्शन कमीशन का जो एजेंट या बीएलओ आता था उसी के आधार पर उस क्षेत्र के वोटों का जो है नाम लिखा जाता था। उसको कहते हैं सच्ची वोट चोरी। अभी राहुल साहब ने 3-4 नाम लिए, SC, ST, OBC और मुस्लिम का नाम ले लिया। इनके वोट प्रभावित हो रहे हैं। हाँ। क्या इस देश में SC, ST, OBC इतना कमजोर हो गया है कि उसके वोट को इतनी आसानी से प्रभावित किया जा रहा है? हाँ। इसका मतलब यह है कि 1952 में जो चुनाव हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जो हराया गया, वहां पर सबसे बड़ी वोट चोरी हुई। वहां पर SC, ST के वोटों को चोरी करने का काम किया गया कांग्रेस के माध्यम से, इस इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। इस बात का भी तो गौर करना चाहिए। 1990 में जब हम देखते हैं कि TN सेशन एक यहाँ पर रिफॉर्म लेकर के आते हैं, तो यही कांग्रेसी खड़े होकर के TN सेशन का विरोध करते हैं। TN सेशन का विरोध करने में सिर्फ कांग्रेसी ही नहीं, लालू प्रसाद यादव जी जो है सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। इस बात का भी तो गौर करना चाहिए। जब वो कहते हैं कि इस देश में अगर हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे वोटरों के बीच में। मेरे पास समय कम है डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि आपको बड़ी देर से लेकर आया मैं डिबेट में। जी नहीं, देखिए सच्चाई की बात यह है कि इस देश में कांग्रेस के ही पद चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पहले कांग्रेस गांव में बैठ करके मठाधीशी करती थी और वोट चोरी का काम करवाते थे, और इनके सामंती लोग ही वोट चोरी करके लोगों को वोट डालते थे। ठीक है, आज पवन राव जी लौटूंगा आपके पास। ठीक है, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, अभी 2 मेहमान मेरे बचे हैं। अनुप्रिया, जिस तरीके से के शर्मा जी ने कहा वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जन आंदोलन इसे विपक्ष बता रहा? क्या आपको वहां कहीं कोई जन ऐसे मिले या आंदोलन ऐसा मिला आपको जो वोट चोरी के खिलाफ, या आज जो राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा है उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आया हो? क्योंकि यहां 10,000 रुपए की किसी के घर में चोरी हो जाती है तो वो हंगामा करते हुए थाने तक पहुंच जाता है, धरना दे देता है कि भाई चोर को पकड़ो। यहां तो वोट चोरी, वोट का अधिकार चुराया जा रहा है। क्या कोई ऐसा आपको सड़क पर निकलकर जन आंदोलन करता हुआ दिखा? अनुराग जी, कांग्रेस 2024 के लोकसभा के बाद में एक झूठ की खेती करने के बाद में जिस तरह का उन्होंने जनमत पाया है, उसे उन्हें बहुत मनोबल में उनकी वृद्धि हुई है। और उस वृद्धि में इनको यह लगता है कि 90 के दशक में जो उन्होंने बिहार में कांग्रेस की जो हाशिए स्थिति हुई थी, अब वो जो पिछलग्गू बन के घूम रही थी आरजेडी की, वो चाहती है कि यहाँ पे अपनी स्थिति को मजबूत करे। पहली बात। अब दूसरी बात, यहाँ पे उन्होंने वोट चोरी की बात की, तो मैंने कई बार और कई मंचों से पूछा है, अगर वायनाड अगर क्षेत्र में जिस लोकसभा की बात करते हैं, अगर आप वहां चुनाव जीतते हैं तो वहां चोरी नहीं, वहां लोकतंत्र की जीत है। तो कांग्रेस अपने आप में खुद ही एक मजाक का पात्र बन रही है पूरे देश में। और आज आदरणीय राहुल गांधी जी के एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक मैं विधानसभा का जिक्र करूंगी और ध्यान से सुनिएगा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं देश को बताना चाहती हूं कि उन्होंने जो पूरे दो सालों की मेहनत को किया ना, मैं 2 मिनट में उनकी मेहनत को धराशाही करती हूं। आप सुनिएगा। जिस कर्नाटक के अलग विधानसभा की वो बात कर रहे थे, 2018 में उस सीट पे भाजपा जीत हासिल करती है। और भाजपा कितने वोटों से जीत हासिल करती है? 76,815। और कांग्रेस उस सीट पे पाती है 76,118 वोट। अब 2023 की बात करते हैं, मतलब 2018 में बीजेपी चुनाव जीती और राहुल गांधी जी के अनुसार कांग्रेस के वोटरों का नाम काटा गया है। और अब 2023 के विधानसभा के नतीजों को आप सुनिए। कांग्रेस वहां वोट पाती है 89,508, मतलब पिछले विधानसभा से उसने 13,000 वोट ज्यादा पाया। और कांग्रेस और बीजेपी पाती है 79,160, वोट चोरी के बाद बीजेपी हार गई। उन्होंने 3,000 वोट को पाया। मैं आपका गणित समझ गया। मैं अनुप्रिया जी माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा, समय मेरे पास नहीं, मुझे लगता है नहीं अनुराग जी, एक मिनट मुझे लगता है कि जिस बैटल ग्राउंड को कांग्रेस अपनी एक षड्यंत्र का हिस्सा मान रही है और बिहार को
मैं उनको बता दूं कि बिहार के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं और बहुत बुद्धिमान हैं। ये आपकी राजनीतिक चालाकियों को समझते हैं। आपके इस राजनीतिक प्रपंच में बिहार की जनता फंसने वाली नहीं है। अब एक बात और मैं बता दूं, ठीक है विजय त्रिवेदी जी, जब वोट चोरी का मामला हुआ था, राहुल गांधी ने एक सबूत प्रस्तुत किया था, महिला को लाई थी वो, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने नहीं सुनिए अनुप्रिया जी, समय की बहुत कमी है, मैं माफी चाहूंगा। विजय त्रिवेदी जी से रिएक्शन ले लूं, फिर अगर समय रहा तो आपके पास लौटता हूं। विजय त्रिवेदी जी, पहली बार जो सबूत दिए गए थे वो भी खारिज कर दिए गए, और अब जो सबूत दिए गए हैं उसे भी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। सवाल यह है कि आप कर्नाटक से सबूत ला रहे हैं जहां खुद आपकी सरकार है। अभी अनुप्रिया जी ने उदाहरण दिया कि वोट चोरी के आरोप लगने के बाद तो वहां कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो भारी मतों के साथ जीता और बीजेपी का हार गया। जी अनुराग जी, बिल्कुल ठीक बात है। अनुप्रिया जो बात कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा एक कदम और आगे की बात बता रहा हूँ कि जो आज बहुत मेहनत के बाद राहुल जी ने पूरी की पूरी जो जानकारी दी है वो वहाँ के अखबारों में और दूसरे अखबारों में, अंग्रेजी के, हिंदी के, कन्नड़ अखबारों में बहुत पहले छप चुकी है ये सारी खबरें। अच्छा, दूसरी बात, जो 6048 नाम काटे गए जिसका जिक्र राहुल जी ने किया है, उस पर इलेक्शन कमीशन की जो वहाँ पर ऑफिसर थी उन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्होंने ही इसकी शिकायत की और उन सारे मामलों की जांच की, तो पाया गया कि करीबन 18 जो लोग थे वो उनके नाम काटे गए। 6000 लोगों के नाम नहीं काटे गए, 6000 शिकायतें थी और उनकी सबकी जांच हो गई और उस पर 18 नाम आए गए और उनको सॉर्ट आउट कर लिया गया। ये तो फैक्ट्स की बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसी जगह की जिस 6000 वोटों की बात वो कर रहे हैं। दूसरी बात है, मेरे को राहुल जी पर इस बात पर थोड़ी सी हैरानी हुई कि उन्होंने कहा कि वो लोकतंत्र के रक्षक नहीं है। मैं तो समझ रहा था कि विपक्ष का नेता ही लोकतंत्र का रक्षक होता है। वो जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही कर रहे होंगे ना। हालांकि उनका शायद इशारा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट को या दूसरी एजेंसीज को इस पर काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा इम्प्रोवाइज करना चाहिए, थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन तो राहुल गांधी को अब करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में अगर विपक्ष इम्प्रोवाइज नहीं करेगा तो वो सेल्फ गोल करेगा। तमाम तथ्यों से आज की डिबेट में जो प्रस्तुत किए गए उससे यही नतीजा निकल करके सामने आया है। समय की कमी है, कुछ लोगों को कम समय दे पाया जिसका मुझे खेद है, अगली बार ख्याल रखूंगा। बहरहाल सभी का बहुत बहुत पैनलिस्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे, ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। Zee News।